हेलो फ्रेंड्स, डी एंड आर नरेटर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का एपिसोड बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें आप लोगों को पता चलेगा कि साजिश भूतों की थी या इंसानों की। तो आइए शुरू करते हैं अगला भाग। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल पर जो भी नए आए हैं वो सब्सक्राइब करें ताकि हम लोगों का हौसला बढ़े और हम अच्छे से अच्छी कहानियां आप तक पहुंचा सके। अगली सुबह हर्षवर्धन यानी कि उस हवेली का मालिक उस स्टेट एजेंट को फोन लगाकर हालचाल जानता है। तो स्टेट एजेंट अपने टांग की बात करता है। टांग का नाम सुनते ही हर्षवर्धन डर जाता है क्योंकि कल रात में उसने स्टेट एजेंट की कटी हुई टांग देखी है। फिर भी हिम्मत करके उससे पूछ लेता है कि क्या हुआ तुम्हारी टांग को। तो वो कहता है, जैसे ही मैं डिनर खत्म करके आपके हवेली के बाहर निकला तो एक बूढ़ा सा इंसान वहां मुझे लिफ्ट मांग रहा था। थोड़ी दूरी पर खड़ा था इसलिए उसकी शक्ल सूरत क्लियर नजर नहीं आई। मैंने उसको लिफ्ट देने के लिए हाँ कर दी। वो मेरी तरफ आने लग गया। जैसे ही वो मेरे पास आया मैं डर गया क्योंकि उसकी शक्ल हूबहू आपके दादा जैसी थी। सफेद दाढ़ी, मूछे, बड़े हुए बाल, बढ़ी हुई दाढ़ी। एक पल के लिए मुझे लगा कहीं ये आपके दादाजी का भूत तो नहीं है, लेकिन फिर सोचा कि ये कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है और मैंने उसको स्कूटर पर बैठने के लिए कहा। वो मेरी स्कूटर की पिछली सीट पर बैठा। स्कूटर निकल पड़ी। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने अपना दाहिना हाथ मेरे दाहिने पैर के ऊपर रखा। मुझे लगा हो सकता है उसका बैलेंस जा रहा हो, ठीक से बैठ नहीं पा रहा हो, इसलिए उसने मेरे पैर पर हाथ रख के पकड़ लिया। कुछ दूर जाने के बाद उसने स्कूटर रोकने के लिए कहा। मैंने रोक दी और वो उतरकर अपने रास्ते निकल गया। मैं भी वहां से अपने रास्ते निकल पड़ा। जैसे जैसे ही मैं घर की तरफ बढ़ने लगा मेरी वो टांग जहां उसने पकड़ा था सिकुड़ने लगी, धीरे धीरे छोटी होने लगी। मैं डर गया। मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ। मैं सीधे डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने चेक किया और कहा कि इस टांग को अभी के अभी काटना पड़ेगा वरना पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। मैं बहुत डर गया। तुरंत घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया। सब लोग इकट्ठा हुए और रात में ही आनन फानन में ऑपरेशन करके मेरी टांग काट दी। तो भाई, मानो या ना मानो, लेकिन आपके उस हवेली में भूत है और मुझे अगर आप वो हवेली फ्री में भी देंगे तो नहीं चाहिए। माफ कर दो, दोबारा मुझे फोन भी मत करना। इतना कहकर स्टेट एजेंट जैसे ही फोन कट कर देता है तभी एक धड़ाम की आवाज आती है। हर्षवर्धन डर जाता है और दौड़ते हुए उस हॉल की तरफ जाता है जहां से ये आवाज आई थी। जाकर देखता है तो हवेली का झूमर टूटकर गिर चुका है। पूरे हॉल में कांच के टुकड़े बिखर गए हैं। झूमर की हालत तो ऐसी हो गई कि कोई एक चीज उसकी एक जगह पर नहीं रही। सब बिखर चुका है। आवाज सुनकर भैरव भी दौड़कर आता है जो इस हवेली का केयर टेकर है। सामने का नजारा देखकर वो सन्न रह जाता है। कभी मालिक को देखता है और कभी टूटे हुए झूमर को देखता है। तभी अचानक मालिक यानी हर्षवर्धन का फोन दोबारा बजता है। हर्षवर्धन फोन उठाता है तो उधर से दूसरा स्टेट एजेंट उससे कहता है कि सर, हमारी डील नहीं हो पाएगी। हर्षवर्धन पूछता है, लेकिन क्यों? वो कहता है कि जैसे सुबह हमारी बात हुई थी उस मुताबिक पार्टी को लेकर आपके घर आ रहा था। आपके मेन गेट पर आते ही पार्टी के एक बंदे ने रुकने के लिए कहा। सब लोग अचानक रुक गए। अंदर प्रवेश नहीं करने दिया उसने। शायद वो तंत्र मंत्र को जानता था और उसने कहा कि इस हवेली में भूत का वास है और हमें
किसी भी कीमत पर इस हवेली को नहीं लेना चाहिए। और हम वहां से वापस लौट गए। एस्टेट एजेंट की बात सुनकर हर्षवर्धन को सदमा सा लगता है। वो नाउम्मीद सा फील करने लगता है। आखिर में हार कर वो कुर्सी में बैठ जाता है। तभी केयर टेकर दौड़ते हुए मालिक के पास आकर पूछता है, मालिक क्या हुआ, बताइए ना प्लीज क्या हुआ। हर्षवर्धन ऑलरेडी इतने बड़े सदमे से हार गया है, टूट चुका है, हर चीज से उसको नफरत होने लगी है, उसका गुस्सा बढ़ने लग गया है। अंत में नौकर के जवाब में वो ब्लास्ट हो जाता है और कहता है, क्या बताऊं तुम्हें मेरी हालत, क्या कर लोगे तुम, मुझे आज 100 करोड़ रुपए की जरूरत है। मेरी बीवी वहां अमेरिका में बैठकर पैसे मांग रही है, उसको तलाक देना है, सारी जिंदगी बर्बाद कर दी है उसने, मेरा बिजनेस बर्बाद कर दिया है, मेरे बच्चे मुझसे छीन लिए हैं और मुझसे तलाक मांग रही है, और सिर्फ तलाक नहीं 100 करोड़ रुपए भी मांग रही है, कहां से दूंगा। और इसीलिए हवेली बेचना बहुत जरूरी था। क्यों नहीं समझते तुम लोग मेरे इमोशंस को, सिर्फ मजाक उड़ाते रहते, भूत भूत भूत। अरे कहाँ भूत है यार, जाओ तुम्हारे भूत से कहो कि मुझे अभी 100 करोड़ रुपए ला कर दे पाओगे? नहीं कर पाओगे। मैं तो हार चुका हूं, टूट चुका हूं। अब मेरे सामने बस एक ही विकल्प बचा है। इतना कहकर हर्षवर्धन फूट फूट कर रोने लगता है। भैरव से हर्षवर्धन की यह हालत देखी नहीं जाती। वो जाकर पानी का एक गिलास भर के लाता है और हर्षवर्धन को देते हुए कहता है, मालिक लीजिए, पानी पीजिए, सब ठीक हो जाएगा, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। हर्षवर्धन भैरव के हाथों से पानी का गिलास लेकर एक सीप पीता है और भैरव से कहता है, भैरव मेरा एक आखिरी काम करोगे? भैरव शॉक्ड रह जाता, आखिरी काम? भैरव पूछता है, बोलिए ना मालिक, मेरे लिए एक कप अच्छी सी चाय बना के पिलाओ, मैं बहुत थक चुका हूं। वो कहता है, जी मालिक, और चला जाता है। भैरव के जाते ही हर्षवर्धन उदास सा कहता है, हे प्रभु मुझे माफ कर दो, अब मुझसे नहीं झेला जाता है। और उठकर खड़ा हो जाता है। धीरे धीरे चलते हुए एक कोने में रखी रस्सी की तरफ बढ़ जाता है। रस्सी उठा लेता है। रस्सी लेकर हर्षवर्धन धीरे धीरे एक फैन की तरफ बढ़ता है। फैन के नीचे जाकर एक नजर फैन को देखता है। बगल में पड़ा स्टूल उठाकर फैन के नीचे रखता है और उसी स्टूल पर चढ़कर रस्सी का एक सिरा फैन से टाइट बांधता है और दूसरा सिरा अपने गले में फांसी का फंदा बनाकर टांग लेता है। आंखें बंद कर लेता है और मन ही मन ईश्वर से क्षमा मांगते हुए स्टूल को अपने पैरों से हटा देता है और फांसी पर लटक जाता है। उधर से चाय लेकर आ रहा भैरव ये नजारा देखकर डर जाता है। उसके हाथ से चाय गिर जाती है और दौड़ते हुए जाके वो मालिक को पैरों को पकड़कर उठाता है। गिड़गिड़ाता है, मालिक नहीं, मत करिए, प्लीज मत करिए ऐसा, उतर जाइए नीचे, उतर जाइए। वो कहता है, नहीं, इसके सिवा अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, मेरा यही अंत है। भैरव बहुत कोशिश करता है लेकिन हर्षवर्धन है कि मानता ही नहीं। वो आत्महत्या करने पे ही तुला हुआ है। काफी स्ट्रगल के बाद हर्षवर्धन आखिर मान जाता है और भैरव उसको नीचे उतारता है और एक सोफे पे बिठाता है और कहता है, मालिक थोड़ा शांत हो जाइए, मैं कुछ रास्ता निकालता हूं। तो वो कहता है कि क्या रास्ता है तेरे पास, जब मैं खुद हार चुका हूं तो तू क्या करेगा? तो भैरव कहता है, मालिक आपने अपने हिसाब से सब करके देखा है, लेकिन एक बार मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि सिर्फ एक बार आप मेरी बात मान लीजिए। मैं अपने पहचान के एक तांत्रिक को लाकर दिखा देता हूं, तसल्ली तो हो जाएगी। मान लेते कि इस घर में भूत नहीं है,
तांत्रिक भी यही कहेगा कि नहीं है, और है तो वो कुछ इलाज करेगा। इसमें क्या जाना है हमारा, इतना सारा कर चुके हैं, अब इतनी सी बात तो कर लीजिए, मेरी खातिर कर लीजिए प्लीज, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं। हर्षवर्धन सोचता है कि इसकी बात भी तो सही है, मैंने सब करके देखा, कुछ नहीं हुआ, तो इसकी बात मानने में क्या जाता है। हर्षवर्धन कहता है ठीक है, एक बार तू भी अपनी मर्जी की कर ले। भैरव खुश हो जाता है। भैरव तांत्रिक को लेकर हवेली में पहुंच जाता है। जैसे ही हॉल के मुख्य द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं, अचानक तांत्रिक रुक जाता है और अजीब सी स्मेल करने लगता है। उसको यकीन हो जाता है कि इस घर में भूत है। पागलों की तरह दौड़ के घर के हर कोने में जाकर सूंघता है और भूत की गतिविधियों को महसूस करता है। हर्षवर्धन सारा नजारा देख रहा है, सब कुछ उसके समझ के बाहर है। अंत में तांत्रिक हॉल के सेंटर में आके खड़ा होता है और हर्षवर्धन से कहता है इस हवेली में एक आत्मा का वास है। वो आत्मा इस हवेली को बिकने नहीं देगी। तुम चाहे कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन जब तक वो आत्मा इस घर में है, ये हवेली ना तो बिकेगी और ना ही कोई यहां चैन से रह पाएगा। हर्षवर्धन कहता है झूठ है ये, मैं भूत प्रेत को नहीं मानता हूं। तांत्रिक कहता है तो ठीक है, मैं चला जाता हूं। लेकिन तभी दौड़कर भैरव आता है और तांत्रिक से कहता है कि गुरुजी क्षमा कीजिए, वो विदेश में रहते हैं, इसलिए उनको इन चीजों का कोई ज्ञान नहीं है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी प्रक्रिया शुरू कीजिए। तांत्रिक हर्षवर्धन की तरफ एक लुक देता है। हर्षवर्धन चुपचाप अपनी नजरें झुका लेता है। तांत्रिक समझ जाता है कि उसका इशारा हाँ में है। तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ते हुए दादा की तस्वीर की तरफ चला जाता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, अजीब अजीब सी आवाजें गूंजने लगती हैं। हर्षवर्धन भी चौंक जाता है। सीधे दादा की तस्वीर के सामने जाकर तांत्रिक कहता है ठाकुर साहब, अब आपका जाने का वक्त आ गया है। आपका पोता परेशान है। आपकी इस मोह माया के कारण आप यहां टिके हुए हैं, लेकिन आपको मुक्ति ऐसे नहीं मिलने वाली है। जब आप यहां से जाओगे तभी आपको मुक्ति मिलेगी, वरना आप इसी तरह भटकते रहोगे। आवाजें आती है फोटो से, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे मत निकालो। मैंने अपने खून पसीने से इस हवेली को बनाया है। इस हवेली की एक एक ईंट का मैं गवाह हूं। तांत्रिक कहता है वो दौर गुजर गया है, अब उन बातों को छोड़िए और जल्दी से जल्दी इस हवेली को छोड़िए। वो कहता है, तांत्रिक कहता है चाहे आप खुशी से जाइए, चाहे मेरे भगाने के बाद जाइए, लेकिन जाना तो आपको पड़ेगा। तांत्रिक भैरव को बुलाकर अपनी पोटली से 4 कील निकालकर भैरव के पास देता है और भैरव से कहता है कि बांध दो पूरे इस घर को, घर के हर कोने में एक एक कील ठोक दो। भैरव कहता है जी गुरुजी। आत्मा की चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगता है। भैरव जैसे ही घर के एक कोने में पहली कील ठोक देता है, आत्मा की आवाजें और तेज होने लगती है। तांत्रिक का मंत्रोच्चारण भी और तेज होता है। हर्षवर्धन पहली बार इस तरह का नजारा देखकर घबरा सा जाता है। भैरव दूसरी कील ठोकता है, आत्मा की आवाजें और तेज होने लगती है। तीसरी ठोकता है, चौथी ठोकता है और धड़ाम से कांच टूटने की आवाज आती है। सभी लोग चौंक कर देखते रह जाते हैं। फ्रेम जमीन पर गिरती है, कांच बिखर जाती है और उस फ्रेम से आत्मा निकलकर जाने लगती है। तभी तांत्रिक कहता है कि अब तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी ठाकुर साहब, अब दोबारा कभी यहां किसी को तकलीफ देने के लिए मत आइएगा। तभी हर्षवर्धन का फोन बजता है। हड़बड़ाहट में हर्षवर्धन फोन उठाकर देखता है
तो उसके बीवी का नाम उस पर दिखाई देता है। भैरव भी दौड़कर हर्षवर्धन के पास आता है। हर्षवर्धन उसको बताता है कि देख, वापस उसका फोन आ गया है पैसे मांगने के लिए, अब क्या जवाब दूं इसको। भैरव कहता है, मालिक बात तो कीजिए, पता तो चले क्या है। हर्षवर्धन फोन उठाकर कान से लगाता है। उधर से उसकी वाइफ कहती है कि आई एम सॉरी, मैंने डिवोर्स का केस वापस लिया है, अब मुझे नहीं चाहिए आपका पैसा और नहीं चाहिए डिवोर्स, मुझे तो बस आप और हमारी फैमिली चाहिए। हर्षवर्धन खुश हो जाता है। हर्षवर्धन के चेहरे की खुशियां देखकर भैरव भी खुश होने लगता है और भैरव पूछता है, क्या कह रही थी मालकिन। हर्षवर्धन भैरव को कुछ कहने जाता है, तभी एक स्टेट एजेंट का फोन आता है। हर्षवर्धन उठाकर कान से लगाता है और हेलो कहता है। उधर से स्टेट एजेंट कहता है कि सर जी, जो डील कैंसिल बोला था वो कैंसिल नहीं करना है, हम आ रहे हैं और जितना पैसा आपने मांगा था उतना ही देंगे, लेकिन वो हमारे अलावा हवेली किसी को मत दीजिए। हर्षवर्धन कहता है कि अब मुझे हवेली नहीं बेचनी है, चाहे आप 500 करोड़ दो तब भी मुझे हवेली नहीं बेचनी है। स्टेट एजेंट कहता है, लेकिन क्यों? हर्षवर्धन कहता है, मेरी मर्जी। तभी तांत्रिक हंसते हुए हर्षवर्धन की तरफ देखता है और चुपचाप वहां से जाने लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें एक सबक मिलता है कि ज्यादा मोह माया के चक्कर में फंस के नहीं रहना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग जिन पर दौलत का नशा होता है, नाम का, शोहरत का नशा होता है, वो लोग रहते हैं। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड और ये पूरी कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि एक भी एपिसोड आपके हाथ से मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।